सभी मित्रों को नमस्कार। श्याम बेनेगल जी पर केंद्रित इस एकाग्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यह इस एकाग्र की 14वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ मशहूर अभिनेता रंगकर्मी चरण सलूजा जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी मित्रों की ओर से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार अर्पण जी। नमस्कार और नमस्कार सब श्रोताओं को जो देख रहे हैं। चरण सलूजा मित्रों कई फिल्मों से जुड़े हुए हैं। श्याम बेनेगल जी की कई फिल्मों में हमने इनका अभिनय देखा है और इससे पहले महत्वपूर्ण टीवी धारावाहिक डिस्कवरी ऑफ इंडिया और अमरावती की कथाएं आदि में भी इनके रोल को सराहा गया है। अभिनय के साथ चरण सलूजा जो हैं वे प्रोडक्शन में भी अपनी ओर से कहीं ना कहीं सहायता करते नजर आते हैं और साथ में कई बार अभिनेताओं के सिलेक्शन को लेकर, उसकी चयन प्रक्रिया को लेकर भी बड़े संवेदनशील ढंग से जुड़े हुए दिखते हैं। चरण सलूजा जी अपने कॉलेज के बाद जब वे थिएटर कर रहे थे उस समय ही मंडी जैसी चर्चित फिल्म की शूटिंग जो हैदराबाद से कुछ दूर 40 किलोमीटर दूर हो रही थी, वहां जाते हैं और पहली बार श्याम बेनेगल जी को, उनकी पूरी टीम को देखते हैं। बहुत ही निकट से और बहुत ही ऑब्जर्वेशन के साथ चरण सलूजा का युवा मन श्याम बेनेगल के कार्यों से प्रभावित होता है और बाद में जब वे हैदराबाद से मुंबई आते हैं तो श्याम बेनेगल जी से मिलते हैं और उस मुलाकात से कई बातें निकल कर आती हैं। दोनों मूलतः हैदराबाद से हैं तो हैदराबादी रंगत, वहां के व्यंजन, वहां की भाषा भी इन दोनों की बातचीत का एक सामान्य विषय, कॉमन सब्जेक्ट बन जाता है। चरण सलूजा मित्रों डिस्कवरी ऑफ इंडिया से जुड़े श्याम बाबू के साथ अपने अभिनय के बल पर, तो हम इस बातचीत की शुरुआत वहीं से करेंगे। मगर उससे पहले जो एक युवा मन पर, एक थिएटर कर्मी पर जो प्रभाव पड़ा मंडी फिल्म की शूटिंग के दौरान, हम बातचीत को क्यों न वहीं से आरंभ करें। तो चरण जी, पहले हम उस जगह पर चलते हैं जहां मंडी की शूटिंग हो रही है और जहां आप पहली बार श्याम बाबू से और उनकी पूरी टीम से मिलते हैं और गहरे प्रभावित होते हैं। आदरणीय चरण सलूजा जी, आपका पुनः स्वागत। अर्पण जी, 1983 की बात है ये। मैं थिएटर करता था वहाँ हैदराबाद में और एक बेग साहब थे वहाँ पे, खादर अली बेग, जो वहाँ के मशहूर एक रंगकर्मी थे। उनके साथ थिएटर करता था मैं। तो उनके यहाँ एक एक्टर थे असलम, जो उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि तुम्हें श्याम बेनेगल से मिलना है। तो क्योंकि वो उस फिल्म में काम कर रहे थे असलम भाई, मंडी फिल्म की शूटिंग चल रही थी उस समय। हैदराबाद से करीब 40 किलोमीटर दूर पे एक छोटा सा शहर है, छोटा सा टाउन जैसा है, भुवनगिर करके जगह है, जहाँ पे पूरा सेट लगाया गया था, जहाँ पे रियल जो लोकेशंस को उन्होंने चेंजेस करके पूरा सेट बना दिया था। जो आप फिल्म में देखते हैं वो सब रियल लोकेशन। तो हम गए वहां पे, सुबह में हम लोग पहुंच गए क्योंकि सुबह सुबह का कॉल था उनका। तो 10 बजे के आसपास हम लोग भुवनगिर पहुंच गए, 9:30 बजे शायद पहुंच गए। तो वहां पे जाते ही जो मैंने माहौल देखा, तब से मैं मतलब उत्तेजित हो गया मैं देख के। एक तो उसमें बहुत ढेर सारे कलाकार थे,
श्याम बाबू की जैसे कि हर फिल्म में बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, तो और बहुत सारे जो उनके असिस्टेंट्स थे वो भी बड़े बाद में चल के वो बड़े डायरेक्टर्स बन गए। जैसे सतीश कौशिक थे, वहां पे उनको असिस्ट कर रहे थे, और जॉय भट्टाचार्य थे, और बहुत सारे अब मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन काफी जो उनकी डायरेक्शन टीम थी वो बड़ी, 4-5 असिस्टेंट थे श्याम बाबू के। और वहां पे एक्टर्स में शबाना जी थी वहां पे, और स्मिता जी थी, और कुलभूषण जी थे, और अनेक एक्टर्स। अब मुझे इतना अभी वो नहीं है, लेकिन वहां का माहौल इतना बढ़िया था कि सब हंसी खुशी, खेल हो रहा है वहां पे, जैसे पिकनिक हो रही है वहां। तो वहां पे लोकेशन चूंकि वो परमानेंट थी, वहां पे करीब 20-25 दिन की शूटिंग करनी थी, तो उस एक जगह पे उन्होंने वॉलीबॉल कोर्ट बनाया हुआ था, और कई ऐसी ऐसी चीजें थी। तो एक्टर्स अपने फ्री टाइम में जाके, जब शूटिंग नहीं है तो वो मस्ती करते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, या कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो सब देख के, मेरा वो माहौल देख के एकदम से मैं एक्साइट हो गया। तो और श्याम बाबू को बस उनको देखता रहा, जिस तरह से वो काम कर रहे थे वहां पे। तो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे वहां पे। प्लस मैंने बातचीत की, फिर शूटिंग पैकअप हुआ शाम को। तो शाम को बस जब वो फ्री हुए थोड़ी देर, तो मेरे दोस्त ने मुझे श्याम बाबू से मिलवाया। उन्होंने बोला कि ये हैदराबाद का एक अपकमिंग थिएटर आर्टिस्ट है, तो शूटिंग देखने के लिए आया है आपकी। तो श्याम बाबू ने बड़े प्यार से मुझे एक्नॉलेज किया, मुझसे बात की, और बोला कि तुम फिर आना शूटिंग देखने के लिए। तो खैर वो दिन इतना बढ़िया निकला मेरा। तो उसके बाद फिर दोबारा जाने का मौका नहीं मिला वहां पे शूटिंग पे, लेकिन वो चीजें जो है मेरे दिमाग में एकदम से बस गई। तो बस मन में यही था कि मैं भी किसी ना किसी दिन इस आदमी के साथ काम करूं, श्याम बेनेगल जिसका नाम है। तो फिर कुछ साल बीत गए, मैं थिएटर करता रहा हैदराबाद में। तो अल्टीमेटली 1987 में मुझे एक सीरियल में काम करने का मौका मिला, जिसका नाम था उड़ान। कविता चौधरी उसकी एक्ट्रेस भी थी और डायरेक्ट भी कर रही थी, वो लिख भी रही थी उस सीरियल को। तो मैं उसका बैचमेट बना हूँ उसके अंदर, उड़ान में। तो खैर शूटिंग वो पूरी नहीं हो पाई हैदराबाद में। हैदराबाद में चल रही थी शूटिंग पुलिस एकेडमी में। तो फिर कुछ समय बाद मुझे बम्बई बुलाया गया शूटिंग के लिए। तो मैं गया वहां पे, उड़ान की शूटिंग की वहां पे 1-2 दिन। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं यहाँ पे अभी रहूंगा, रह के चीजें एक्सप्लोर करूंगा। तो फिर अब वो चीज तो दिमाग में थी कि श्याम बाबू से मिलना है जाके। तो पता किया मैंने इधर उधर उधर। फाइनली मुझे बम्बई में, मैंने थिएटर पहले शुरू शुरू में थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था, जो अपना कुटुंब करके थिएटर ग्रुप था, जिसमें आलोकनाथ, अन्नू कपूर, रवि केमू, पंकज बैरी, और बहुत सारे एक्टर्स थे। थिएटर करते थे, रिहर्सल करते थे हम लोग। तो वहां पे रवि केमू से मेरी मुलाकात हुई। तो रवि केमू को मैंने बोला कि मुझे श्याम बाबू से मिलना है। तो रवि ने बोला आ जाओ ऑफिस। श्याम बाबू तो ऑफिस में ही होते हैं, और अभी इसका काम चल रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का ये काम चल रहा है। शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई थी शायद तब तक। तो फिर मैं एक दिन श्याम बाबू के ऑफिस पहुंच गया। तो फिर श्याम बाबू के ऑफिस पहुंचा, चूंकि वो बहुत ही बड़ी हस्ती हैं, शख्सियत हैं, तो मैं थोड़ा सा नर्वस था अंदर से। लेकिन जैसे श्याम बाबू ने मुझसे बातचीत शुरू की, तो पता ही नहीं चला कि मैं एक इतने बड़े आदमी के साथ बात कर रहा हूँ। बड़े सरल स्वभाव के, बड़ी सबको, हर एक को वो अहमियत देते हैं, जिससे भी वो इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, उसकी बात पूरी तरह से सुनते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद मुझे रवि केमू को कॉल आया, क्योंकि रवि केमू कास्टिंग कर रहे थे उसमें। तो उन्होंने बोला कि एक छोटा सा रोल है, तुम आके चाहो तो करो। तो मैंने बोला क्यों नहीं।
तो फिर मैं फिल्म सिटी में शूटिंग चलती थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, अलग अलग सेट्स लगाए हुए थे फिल्म सिटी में उन लोगों ने। करीब पूरी फिल्म सिटी में करीब 5-7 7-8 सेट लगे हुए थे बड़े बड़े। तो मैंने मेकअप वेकअप किया, तैयार हुआ, अपनी स्क्रिप्ट लाइंस पढ़ी और तैयार हो गया शॉट देने के लिए। बुलावा आ गया तो उसके बाद श्याम बाबू ने मुझे देखा, पूरी गौर से देखा कि इसका मेकअप सही है, इसका सब सही दिख रहा है कैरेक्टर, और पूछा कि लाइंस वाइंस सब याद है? तो मैंने बोला हाँ सब कुछ याद है। तो टेक शुरू हुआ। ये राम मोहन रॉय वाला एपिसोड था जिसमें अनंग देसाई ने राम मोहन रॉय का सती प्रथा के ऊपर ये एपिसोड था। तो मैं उसमें एक कैरेक्टर हूं जो उसके खिलाफत करता है, सती प्रथा की खिलाफत करता है, लेकिन बाद में फिर से उसको समझ में आता है और वो जुड़ जाता है फिर से उनके साथ, राम मोहन रॉय के साथ। तो मेरे 2-3 सीन थे उसमें, लेकिन काम मेरा ठीक ठाक हो गया। हाँ, तो लंच के टाइम पे जब लंच हुआ तो सब एक लंच करने गए सब लोग। तो बहुत लंबा सा टेबल लगता है लंच का, जिसमें एक श्याम बाबू बैठते हैं बीच में और दोनों तरफ उनकी कास्ट क्रू सब जितने भी एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, सब बैठते हैं। कोई भेदभाव नहीं है उनके वहां पे कि उनकी टेबल अलग लगेगी या बड़े एक्टर्स की टेबल अलग लगेगी। सब कोई भी कहीं भी बैठ के खा सकता है, कोई मनाही नहीं है। वहां का माहौल जो है, ये श्याम बाबू फिल्म की शूटिंग में ऐसा माहौल बना देते हैं कि वो ऊंच नीच भेदभाव सब खत्म हो जाता है, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट करते हैं। तो शायद इसी वजह से उनकी फिल्मों में वो केमिस्ट्री नजर आती, वो जो किरदारों में जो आपकी केमिस्ट्री होती है वो दिखाई देती। तो अच्छा रहा। लंच के टाइम पे फिर हम बैठे तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि तुम मेरे पास आके बैठो। तो मैं गया तो उन्होंने पूछा मुझसे कि मुझे पता लगा है तुम हैदराबाद से हो। तो मैंने बोला हाँ सर। वो बोले कि मैं भी हैदराबाद से हूँ। तो बोला मैं जानता हूँ सर आप हैदराबाद से। इनफैक्ट मैं आपकी शूटिंग में आया था, मंडी फिल्म की शूटिंग चल रही थी जब, काफी साल, तकरीबन 4-5 साल हो गए थे तब तक। तो फिर मैंने बताया कि आप शूटिंग कर रहे थे वहां, तो ऐसे ऐसे। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि चलो हैदराबाद का बंदा है। तो फिर उन्होंने मुझसे हैदराबाद के बारे में बातचीत की। पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, ओल्ड सिटी पुराने शहर जाते हो कि नहीं जाते, खाने पीने के बारे में, चूंकि वो खाने पीने के बहुत शौकीन है। ही इज अ कनॉजियर ऑफ फूड। तो उनको मतलब काफी जानकारी है देश विदेश के अलग अलग दुनिया के व्यंजनों के बारे में, उन्हें काफी जानकारी है और वो एक कनॉजियर है, खाने के कनॉजियर है। तो इसीलिए मैंने देखा है कि उनकी जो यूनिट में खाना एकदम नंबर 1 होता है और कोई भेदभाव नहीं है। कोई स्पेशल किसी के लिए नहीं आता, सबके लिए एक खाना होता है, लेकिन वो खाना भी स्पेशल ही होता है, इतना अच्छा होता है खाना। तो मुझे याद है कि उनका एक कुक था, लाखन करके उनका एक कुक था। वो कई सालों तक, कई फिल्मों तक वो उनके साथ केटरिंग करता था और वो जानता था कि श्याम बाबू को क्या चीज चाहिए है, यूनिट में क्या देना है जिससे कि सारी यूनिट खुश रहे। तो श्याम बाबू की बात ही न्यारी है, हर चीज को वो बड़ी गौर से देखते हैं, बड़े हर एक चीज पे तवज्जो देते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। माहौल बहुत ही अच्छा होता है जी। जी बिल्कुल। और इसके बाद हम लोग आपके अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जहां आप संभवतः अमरावती की कथाएं से जोड़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बाद। हाँ, नहीं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बाद मैंने उनके साथ काम किया था कथा सागर। जी। कथा तो कथा सागर सागर, एक, आपने सुना होगा शायद, कथा सागर जो एक मशहूर सीरियल था किसी जमाने।
उसके एपिसोड देखें, बिल्कुल देखें। जी एक एपिसोड में वहीदा रहमान और सतीश कौशिक और तमाम लोग हैं, और जी कई सारे जी एपिसोड। जी जी। नहीं, उन्होंने तो खैर कमाल की कहानियां, दुनिया की सबसे बेहतरीन कहानियों पे वो सीरियल बनाया था। जी जी तो श्याम बाबू ने जो स्टोरी उसमें डायरेक्ट की थी, वो एंटन चेकव की लिखी हुई कहानी है, वार्ड नंबर 6। जी वार्ड नंबर 6 को चेकअप की उसकी कहानी को उन्होंने शूट किया था, और बहुत ही बढ़िया कहानी थी वो। पागल खाने की कहानी है, जहाँ पे इरफान खान, जो मरहूम ग्रेट एक्टर इरफान खान, वो भी थे उसमें, और वो मेन रोल जी कर रहे थे उसमें। इरफान खान का शायद ये दूसरा काम था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी इरफान खान वहां पे किया था काम, जिसमें मैं था। उसी एपिसोड में वो पुलिस पटेल बने थे, जो वहाँ का लोकल पुलिस वाला होता है। तो उसकी तस्वीर मैंने फेसबुक पे डाली थी अभी। तो खैर, इरफान खान के साथ एक काम करने का अच्छा लगा। श्याम बाबू जहाँ पे होते हैं, वहां पे सब एकदम ऑर्डर में होती है चीज। कोई जी मतलब सब एकदम फोकस्ड होते हैं, और काम इसीलिए बहुत अच्छा होता है। तो कथा सागर में मैं उस असाइलम का, मेंटल असाइलम का वॉचमैन बना हूँ, जो बहुत ही अक्खड़ किस्म का इंसान है। वो मारता वारता है जो अंदर जो पेशेंट्स होते हैं उनको। और फाइनली कहानी का एंड ये होता है कि वो वॉचमैन इरफान, जो डॉक्टर होता है वहां, उसको वो मार के उसको मार डालता है। उसका क्लाइमेक्स ये है कि वो वॉचमैन उसको मारता है, तो वो वहां पे उसकी डेथ हो जाती है। तो दैट इज द क्लाइमेक्स। तो वो काम करके बहुत अच्छा लगा मुझे। पहली बार मुझे लगा कि नहीं, श्याम बाबू के साथ मैंने कुछ अच्छा किया है। जी तो श्याम बाबू के साथ वो मुझे पसंद करने लगे उसके बाद। तो जब भी कोई नई फिल्म या सीरियल बनता था, तो मैं पहुंच जाता था वहां पे। तो वो खुद ही बोलते थे कि तुम ये करो, तुम वो करो। खैर, उसके बाद हैदराबाद की बात जहां तक है, अमरावती की कथाएं में पहली बार वो मतलब हैदराबाद में शूटिंग नहीं हुई थी अमरावती की। उसकी शूटिंग हुई थी गुंटूर में। गुंटूर गुंटूर शहर है आंध्रा में। वहां से गोदावरी नदी निकलती है। तो गोदावरी के जी तट के ऊपर वो पूरी शूटिंग हुई थी। जितने एपिसोड बने थे तकरीबन, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन थी। नदी के तट पे छोटी छोटी पहाड़ियां, मंदिर, और जैसे कि सब्जेक्ट के लिए जो डिमांड थी, वो बहुत बढ़िया था वो सेटअप। कई मशहूर एक्टर्स आए थे बॉम्बे से काम करने के लिए वहां पे। वीरेंद्र सक्सेना, रघुवीर यादव, और बहुत राकेश श्रीवास्तव, बहुत सारे एक्टर्स आए थे उस सीरियल में। और बहुत बढ़िया सीरियल बना वो। अगर आपने अगर अमरावती कथाएं देखा होगा, तो आप जानते हैं कि बहुत अच्छा सीरियल बना था वो। उसकी भी एक अपनी ऑडियंस थी। तो बिल्कुल। और उसमें अमरावती में मैंने हाँ श्याम बाबू ने मुझे बोला कि आप मुझे एक्टर्स की, मुझे वहीं से फोन आया था, बॉम्बे से फोन आया था कि कुछ एक्टर्स चाहिए हमको। तो कुछ लाइन अप कर सकते हो वहां से, लोकल एक्टर्स? तो मैंने बोला बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। तो फिर चूंकि मैं थिएटर में काम करता था, तो जी मेरी जान पहचान काफी सारी थी वहां पे। जितने भी थिएटर वाले लोग थे मुझे जानते थे। तो फिर मैंने श्याम बाबू ने मुझे कैरेक्टर्स के नाम वगैरह भेजे, और उनकी डिस्क्रिप्शन भेजी। और फिर मैंने वहां से बहुत सारे एक्टर्स बॉम्बे से आए थे, लेकिन जो दूसरे एक्टर्स थे, जो छोटे, जो जिनके रोल्स थे 2 सीन 3 सीन वाले, वो सब वहाँ हैदराबाद से कास्ट हुए। और वहां से फिर गुंटूर ले गए हम उन लोगों को, और वहां पे शूटिंग की जाती अमरावती कथाओं। तो वो भी एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा। वो शूटिंग, श्याम बाबू की शूटिंग में जब जाते हो आप, तो वो आपको लगता है कि आप काम तो कर ही रहे हो, लेकिन साथ में हॉलिडे भी हो रहा है। बढ़िया माहौल, बढ़िया खाना, हर चीज A1। तो श्याम बाबू श्याम बाबू जानते हैं कि कैसे अच्छा काम किया जा सकता है, सबको खुश रखते हुए। यही एक बड़े आदमी की पहचान होती है।
जी। और फिर इसके बाद की यात्रा किस तरह से रही, इस पर भी जी कुछ चर्चा हो। जी। अमरावती कथाओं के बाद फिर वो हरी भरी फिल्म बनाने के लिए हैदराबाद आए। रामोजी फिल्म सिटी जो वहां पे तब नई नई बनी थी, 2-3 साल, 1-2 साल हुए थे, 2-3 साल हुए थे, शायद सन 2000 की बात है ये मेरे ख्याल से। तो श्याम बाबू का फिर से फोन आया, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे, नहीं उससे पहले, सॉरी, उससे पहले, हरी भरी से पहले एक उन्होंने संक्रांति करके एक सीरियल बनाया। तो दिल्ली। संक्रांति संक्रांति की शूटिंग, वहां मुझे बॉम्बे से फोन आया कि, हालांकि बॉम्बे हैदराबाद मेरा चलता रहता था, लेकिन उस समय मैं हैदराबाद में था। तो उन्होंने किया कि तुम कहाँ हो, मैंने बोला सर मैं हैदराबाद में हूँ। तो बोले मुझे 2 एपिसोड संक्रांति के शूट करने हैं, और तुम अगर वहां हो तो मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो मैं बोला डेफिनेटली सर, आप हुक्म कीजिए। तो फिर वो आए, हैदराबाद आए, मुझे, मैं उनसे मिलने गया, फिर वो बोले कि नहीं, मुझे इनफैक्ट पहले ही मुझे बता दिया था उन्होंने कि उन्हें एक गांव चाहिए जो बड़ा साफ सुथरा गांव हो, अच्छा हो। तो मैंने उनके आने से पहले मैंने करीब काफी सारे गांव देखे वहां पे, रेकी की मैंने जाके, हैदराबाद के आसपास जो गांव हैं। तो फाइनली जो है 3-4 गांव मैंने उनके लिए लाइन अप करके रखे। श्याम बाबू आए उसके बाद में, तो उन्होंने बोला, मैंने बोला चलिए सर, गाड़ी तैयार है, चलते हैं लोकेशन देख। तो फिर हम लोग गए। तो हैदराबाद से के आसपास ही हैं सारे गांव। तो पहले गांव जब पहुंचे तो उनको लगा कि ये तो बहुत बढ़िया गांव है। मतलब वो, उस गांव में वो कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा तक रुके रहे, पहले ही गांव में। कभी इस गली से जाके अपना यूं एंगल लगा के देख रहे हैं, कभी कुछ कर। तो मैं बस उनको देखता रहा। तो उनको, मुझे पता लग गया था कि श्याम बाबू शायद पसंद आ गया है। तो फिर वो देखे और बोले अच्छा ठीक है, चलो दूसरे गांव देख रहे हैं चल के। तो फिर वहां से फिर हम गाड़ी में बैठे, फिर एक गांव देखा, वो अच्छा नहीं लगा उनको, फिर तीसरे गांव। तो फाइनली 3-4 गांव देखने के बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, जो वो पहला वाला गांव है वहीं शूटिंग करें। तो मैं फिर वापस पहुंचे उस गांव में। तो लकीली जो वहां का सरपंच था वो मेरे दोस्त का जीजा था। तो उससे बातचीत हो गई, तो सारी सुविधाएं जो सरपंच जी ने हमें दे दी वहां पे। इनफैक्ट जो कम्युनिटी हॉल था वहां का, वो भी उन्होंने श्याम बेनेगल के लिए, श्याम बाबू के लिए बोला कि आपके लिए खुला है, और कोई चीज चाहिए तो, मतलब कोई भी शख्स श्याम बाबू के नाम से वो, मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता, चाहे वो फिल्म लाइन का है या नहीं है। ये मैंने देखा, ये उनकी इज्जत है बाहर। तो उसके बाद फिर शूटिंग की हम लोगों ने 4-5 दिन। असीम सिन्हा भी आए थे तब, डायरेक्शन भी में थे वो। और संजय धारणकर जो कैमरामैन, वो उन्होंने किया था। और फिर मैं भूल रहा हूँ, दरअसल मैंने एक और फिल्म की थी उससे पहले। अंतर्नाद एक फिल्म थी श्याम बाबू की, जो गुजरात में शूट हुई थी, दीव में शूट हुई थी। तो उसमें भी बहुत सारे एक्टर्स थे, काफी सारे। 2 कहानियां थी उस फिल्म में। एक वो डाकुओं वाला, बेसिकली ये जो अंतर्नाद फिल्म थी, ये पांडुरंग शास्त्री जी के मूवमेंट, स्वाध्याय मूवमेंट पे बनी थी। स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्याय, जिसको स्वयं का ज्ञान हो जाता है, उसकी उसकी राह बदल जाती है उसके बाद। तो उस मूवमेंट के ऊपर ये फिल्म थी, उसमें 2 कहानियां थी फिल्म की। तो मैं पहली वाली कहानी में था। जो पहली कहानी थी वो एक डाकुओं की कहानी थी, डाकुओं का गांव है वहां पे। ये एक्चुअली रियल में ये गांव है वहां पे, जो, और लोग भी बहुत रियल थे वो। किसी जमाने में वो सब लोग डाकू हुआ करते। लेकिन पांडुरंग शास्त्री के प्रभाव से उन्होंने डकैती बंद कर दी, और वो सही रास्ते पे आ गए, सबने आत्मसमर्पण कर दिया। तो उसके अंदर मैंने एक रिटायर्ड मिलिट्री वाले का रोल किया था। वो मिलिट्री वाला गांव में रहता है, उसके पास गन है और किसी के पास गन नहीं। तो डाकू जब लूटने के लिए आते हैं, एक शादी को लूटने के लिए आते हैं, तो ये जो फौजी होता है, ये
उनका पीछा करता है और उनको उनके ऊपर उनके सामना होता है उसके साथ, और गोली से वो उनका एक बंदा खत्म कर देता। वो जो डाकू था पवन मल्होत्रा उस रोल को कर रहे थे। तो उसके बाद फिर कहानी मोड़ लेती है और पुलिस आ जाती है और फिर उसके बाद सब आत्मसमर्पण कर देते। तो ये एक बड़ा अद्भुत एक्सपीरियंस था मेरे लिए और बहुत मजा आया। उसके बाद फिर अमरावती कथाएं हुआ, वहां पे मैंने कास्टिंग की। गुंटूर में फिर शूटिंग होती थी और मैं एक्टर्स को सब लाइन अप करके उनको मैंने सबकी टिकट्स वगैरह सबको पहुंचाया मैंने गुंटूर। फिर जो जो कास्टिंग होती थी वो कोऑर्डिनेशन, बेसिकली मैं कोऑर्डिनेशन करता था उनके लिए वहां पे, चाहे वो कास्टिंग की हो चाहे प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन हो। तो वो मुझ पे ऊपर वाले का करम है कि श्याम बाबू मुझ पे भरोसा करते थे और शायद वही जो रीजन था जो मेरे में एक ऊर्जा उत्पन्न होती थी जिसकी वजह से सारे काम सही होते थे। अमरावती एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। मिले जुले एक्टर्स थे, बॉम्बे के भी थे और कुछ लोकल एक्टर्स भी थे वहां। जी। और हरी भरी की जो आपने बात की, अपनी जी जिस भूमिका, वह भूमिका पहले अमरीश पुरी जी को मिलने वाली थी। नहीं नहीं, वो अंतर्नाद फिल्म की बात है। हाँ वो सॉरी, जो जी जी, अंतर। जी जी, जो फौजी का रिटायर्ड, वो फौजी जो गांव में रहता है जिसके पास बंदूक है, पहले वो रोल अमरीश पुरी जी करने वाले थे। अंतर्नाद फिल्म की बात कर रहे हैं हम लोग। अंतर्नाद फिल्म की बात है। जी जी। तो मैं गया वहां पे तो बोले तुम्हारे लिए देखते हैं, कुछ ना कुछ रोल तो हो जाएगा। मैंने मांगा नहीं, मैं कभी रोल नहीं मांगता था श्याम बाबू से, मैं सिर्फ चला जाता था मिलने के लिए। तो उन्होंने बोला नहीं तुम चलो, देखते हैं कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए। तो लकी मतलब मेरे लिए सौभाग्य ये था कि अमरीश पुरी जी बिजी हो गए। जी वो शायद उनका कुछ काम ऐसा अर्जेंट पड़ गया और वो आ नहीं पाए। तो श्याम बाबू ने बोला कि नहीं ये रोल तुम कर रहे हो, तो फौरन अपना ड्रेस का नाप दो, फौजी वाला ड्रेस तुम्हारा बनना है। तो पिया पिया बेनेगल ने मेरा नाप लिया, मेरा ड्रेस बनाया। उसके बाद फिर हम लोग अंतर्नाद की शूटिंग पे गए। तो ये वो बात थी। पुरी साहब तो खैर, अमरीश पुरी को तो श्याम बाबू ने ब्रेक दिया था निशांत फिल्म में। मतलब शायद उनका पहला बेस्ट अमरीश पुरी का काम निशांत में था, जो बड़ा रोल था। जी। और हरी भरी फिल्म में आप डॉक्टर की भूमिका में नजर आते हैं। ऐसी कोई बड़ी भूमिका नहीं थी वो, जी केवल एक सीन था उसमें। वो सुरेखा सीकरी जो माँ होती है इन सब की, बूढ़ी होती है वो, तो उनको यूटेराइन कैंसर हो जाता है। तो डॉक्टर आके चेकअप करता है और उनको समझाता है कि देखिए जो खासकर ये चीजें उन औरतों में होती हैं जो मुसलसल कम उम्र में जो ज्यादा बच्चे पैदा कर देती हैं और बाद में जाके फिर उनके स्वास्थ्य पर जो असर होता है, ये जी खराब असर होता है उन पर। ये सब डॉक्टर आके उनको बोलता है कि मतलब इसकी वजह से ये हुआ है, यूट्राइन कैंसर जो हुआ है इसकी वजह से हुआ। तो एक ही सीन था मेरा, बट श्याम बाबू के साथ कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो उन्होंने जो कह दिया वो समझिए हमारे लिए बड़ा ही है। जी बिल्कुल। और किसी साथी ने बताया कि वे तो कई एक्टर्स के साथ, कई एक्ट्रेसेस के साथ, या और जो दूसरे लेखक लोग हैं, कोई विधिवत कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करते। जो बात फाइनल हो गई वह हो गई, विश्वास ही वहां कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। कोई मतलब इसके ऊपर कोई चूंकि उनकी फिल्म में जो एक्टर्स होते हैं वो बड़े साफ क्लियर हार्टेड एक्टर्स होते हैं। उनको पैसे की इतनी ये या कोई दूसरी, क्योंकि वो जानते भी हैं कि श्याम बेनेगल जैसा आदमी मतलब कुछ कहीं पे गलत हो ही नहीं सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट जी की जरूरत भी नहीं है उस हिसाब से देखा। उनके उनकी जबान ही एक कॉन्ट्रैक्ट है। जी। तो और जो बात तय होती है उस पर वो खरे उतरते हैं श्याम बाबू, उसका पूरा ध्यान रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ अपना।
जो मेरे साथ हुआ था, जब ये कथा सागर की शूटिंग शुरू हुई थी तो हमने रिहर्सल की, ठीक था। जब पहले दिन शूटिंग शुरू हुई, हमने 4-5 दिन शूटिंग की थी उसकी, तो जी। पहले दिन जब उसकी शूटिंग शुरू हुई तो मुझे गाउट हो गया। मुझे, आप जानते हैं गाउट क्या चीज है? जोड़ों में दर्द होती, जो मेरे हाँ। पैर का जो जोड़ है, जो जॉइंट है, उसमें इतनी दर्द हो, वो बाउट, मतलब उसका एक बाउट पड़ गया, गाउट का एक दौरा पड़ा उस समय। तो दर्द जो है पैर में मेरे इतनी सख्त हो गई कि वो मेरे चेहरे पे भी दिखाई देने लगी। ओहो। तो श्याम बाबू ने नोटिस किया, तो उसे बोला कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं बोला सर तुम ये लंगड़ा के क्यों चल रहे हो? तो मैंने बोला सर वो थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम है, गाउट जो है वो कभी कभी हो जाता है। तो बोले तुम्हें गाउट है? बोला, हाँ सर। तो बोले पता है क्यों होता है? उन्होंने मुझे समझाया पूरा कि यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है बॉडी में तो वो क्रिस्टल्स बन के जॉइंट्स में चला। उन्होंने मुझे पहली बार ही जो गाउट की जानकारी दी। तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम थोड़ा आराम करो, तुम ज्यादा स्ट्रेन मत करो अपने जॉइंट को, और उसको हम शूटिंग कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर शूटिंग के दौरान वो हर रोज मुझसे पूछते थे कैसा है तुम्हारा गाउट, ठीक हो गया? मतलब वो इतने केयरिंग आदमी है कि उनको, जो उनका एक्टर है या टेक्नीशियन है, अगर उसको कुछ भी हो जाता है तो उस चीज की उनको हमेशा से चिंता रहती। तो ही इज लाइक, मैंने देखा है दूसरे भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, दूसरे डायरेक्टर्स बस अपना काम होता है उसके बाद में अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। लेकिन यहाँ पे श्याम बेनेगल के साथ में वो एक रिश्ता बन जाता है। एक तो परिवार जैसा पूरा परिवार एक जैसा, मामला। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी तो बात। उस वजह से काम भी अच्छा होता है, क्योंकि सबकी जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस होती हैं, और जी। काम भी बढ़िया होता है। जो जो केमिस्ट्री बनती है वो बहुत बढ़िया बनती है, सब कैरेक्टर्स में होते हैं। वहां पे कोई बड़ा कोई छोटा एक्टर नहीं होता, सब बराबर है। जी। तो यही सब अद्भुत अनोखी चीजें हैं श्याम बाबू की यूनिट में जो मैंने देखी है। और भी मैंने काम किया है अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ, पर इनका काम का करने का ढंग जो है वो एकदम निराला है, अद्भुत। आप तो मैं हूं ना फिल्म में भी रहे। मैं हूं जी ना फिल्म में। जी जी जी। जी। मैं हूं ना फिल्म जो शाहरुख खान की फिल्म थी, वो मुझे कॉल आया। फराह खान उसकी डायरेक्टर थी, पहली फिल्म थी उनकी फराह खान की। तो शायद उन्होंने, फराह जी ने मेरी फोटो देखी कहीं पे, कोई कोऑर्डिनेटर ने शायद किसी ने फोटो दिखाई उनको, तो उनको लगा कि ये बंदा मेरी फिल्म में पाकिस्तानी जनरल का रोल कर सकता है। वाह। तो फिर जी। उन्होंने मुझे पाकिस्तानी जनरल बनाया। मेरे दो सीन है केवल उसमें, एक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूँ, और दूसरा जो है वो आखिर में क्लाइमेक्स में जब कबीर बेदी जो इंडियन जनरल है, वो पाकिस्तानी जी। जनरल से मेल होता है उनका, बॉर्डर पे प्रिजनर्स ऑफ वॉर एक्सचेंज होते हैं, और फिर वो आखिरी सीन। मेरे दो सीन है, लेकिन वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, वो भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। जी। अब वापस हम लोग पुनः श्याम बेनेगल जी की फिल्मों की ओर आते हैं। जी दो और फिल्में हैं जिनमें आपका अभिनय रहा, वेलकम टू सज्जनपुर जी और वेल डन अब। जी तो इन दोनों फिल्मों से जुड़े जो आपके अनुभव हैं उसके जी। बारे में भी कुछ बातचीत करें, और जो कुछ यादें हैं सेट की, और अन्यथा कुछ जरूर और यादें। जरूर जरूर। सो वेलकम टू सज्जनपुर भी हैदराबाद में शूट हुई थी, रामोजी फिल्म सिटी में। और वो भी सेट लगे थे, एक दो तीन सेट लगे थे। और अशोक मिश्रा जी ने कमाल की स्क्रिप्ट लिखी थी। तो उसमें भी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो श्याम बाबू को चाहिए थे वहां से। अब काफी सारे कैरेक्टर्स तो बॉम्बे से आए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जो हैदराबाद में, हैदराबाद से चाहिए थे उनको। तो फिर वही उनके लिए फिर लाइनअप किया, उन्होंने स्क्रिप्ट भेज दी मुझे, वो स्क्रिप्ट पढ़ के फिर मैंने लोगों को ढूंढा जो फिर एक्टर्स को कास्ट किया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वेल्डन अब्बा जो है वो फिल्म रिलायंस वालों ने प्रोड्यूस की थी, बिग फिल्म्स की फिल्म थी वो। तो बहुत मतलब
कमाल का बमन ईरानी साहब के साथ मुलाकात हुई तो पहले तो मुझे लगता था कि बमन बड़े स्टार हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन जैसे श्याम बाबू के सेट पे मिले हम उनसे तो बमन बमन साहब जो है इतने, मतलब मुझे लगा कि इससे ज्यादा नम्र आदमी हो नहीं सकता। सच ए नाइस मैन। उन्होंने मतलब पूरा जो माहौल बना के रखा था, बहुत बढ़िया था वो। तो मेरे उनके साथ, बमन के साथ करीब 6-7 सीन है उस फिल्म में। इवन तक क्लाइमैक्स तक में भी हूं मैं उसमें वेल्डन अब्बा में एमपीडीओ बना हूँ, मंडल परिषद रेवेन्यू ऑफिसर, जो लोन वगैरह सैंक्शन करता है, ग्रांट सैंक्शन करता है, गवर्नमेंट के ग्रांट्स वगैरह सैंक्शन करता है। और सब ये फिल्म तो करप्शन पे थी, तो ये करप्ट कैरेक्टर था श्रीनिवास राव का। तो उसमें से वो कमीशन खाता है। तो रवि किशन जो है वो हमारे डिपार्टमेंट में इंजीनियर होता है। तो जी आपने फिल्म देखी होगी तो शायद आपने देखा होगा उसको। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया था उसमें। अगेन माहौल होता है, सब माहौल की बात है। माहौल अच्छा बनाते हैं तो सब एक जेल हो जाते हैं एक दूसरे से, तो जी उसमें काम एकदम फ्लो से होता है। ये श्याम बाबू का स्टाइल है। और एक बात और बताता हूँ आपको, वेल्डन अब्बा की, क्योंकि मैं प्रोडक्शन भी कर रहा था, कास्टिंग भी उनके लिए वहां पे जो थोड़ी बहुत की, कोऑर्डिनेशन वगैरह। तो पैकअप होने वाला था शूटिंग का, तकरीबन शायद 20, 22, 23, 24 दिन में शूटिंग खत्म होने वाली थी। तो 2-3 दिन जी बाकी रह गए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि चरण मैं एक डिनर, जो हमारा आखिरी डिनर होगा, पैकअप डिनर, उसमें मैं कुछ, यहाँ पे हैदराबाद की एक स्पेशलिटी है, पत्थर का गोश्त, एक डिश है हैदराबादी, जो पत्थर की सिल के ऊपर उस मटन को पकाया जाता है। उसकी एक कमाल की डेलिकेसी है वो हैदराबाद। और ये पुराने लोग जानते हैं इस चीज को। तो श्याम बाबू ने बोला कि नहीं, वो पत्थर का गोश्त कहाँ मिलता है हैदराबाद का, तो वो फेमस चीज है, तुम पता करो कौन बनाता है, उसको पकड़ के लेके आओ, हम लोग रैप अप पार्टी में ये करें। तो मैंने पता लगाया इधर उधर से, ये वो सब पता लगा के फाइनली एक बंदे को ढूंढा। और वो, खैर, बोलने का मतलब ये है कि ही इज अ कनॉजियर ऑफ फूड। उनको स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद है। ज्यादा नहीं खाते वो, लेकिन जो भी खाते हैं वो बहुत ही अपने जायके का होता है। क्योंकि वो हैदराबादी हैं, तो अक्सर हैदराबादी जो होते हैं वो जबान के वो चटोरे होते हैं। आई डोंट नो क्या वर्ड यूज करना चाहिए, बट श्याम बाबू इज अ कनॉजियर ऑफ फूड। वो चाहे देश विदेश का खाना हो, वो बात करेंगे यूरोपियन खाने की या फिर अलग अलग चाइनीज खाने की। इनफैक्ट वो हैदराबाद वो जब भी आते हैं, मतलब मेरे से बात होती है उनकी कभी भी, तो वो बोलते हैं कि तुम हाइकिंग से तुमने चाइनीज खाया कि नहीं खाया। तो मैंने बोला सर, हाइकिंग तो मैं रेगुलर जाता हूँ। तो he knows what places you get good food. And even in Hyderabad, I think, I'm sure even in Bombay he knows, all over the world he knows a lot of places like this. So that is his quality. जो आदमी स्वाद सही लगा सकता है, जिस आदमी की टेस्ट बड स्ट्रांग होती है, मुझे लगता है वो फिल्म भी बहुत अच्छी बना। ये वाह। मेरा ऑब्जर्वेशन। बहुत बड़ी बात है, बारीक ऑब्जर्वेशन है। और निश्चय ही आज का हमने जो मित्रों शीर्षक दिया है आज के इस संवाद का, वह यही दिया है, श्याम बेनेगल विविध वर्णी सूत का एक सिनेमा बुनकर। अलग अलग धागों से जैसे बुनकर किसी कपड़े का, किसी खूबसूरत कपड़े का, किसी खूबसूरत डिजाइन का निर्माण करता है, वैसे ही अलग अलग विषयों पर केंद्रित श्याम बेनेगल जी की फिल्में हैं, उनके टीवी शोज हैं। तो बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही कहा जी आपने। वो बहुत ही कमाल के बुनकर हैं, फिल्म के बुनकर जिसको कहा जाए, जो विविध विविध चीजों को लेकर, विविध कलाकारों को, अलग अलग तरह के, सब अलग तरह के लोगों को लेके एक ऐसी चीज बनाते हैं जो बहुत ही कमाल की चीज निकलती है।
जी। ये उनकी खासियत है श्याम बाबू की। हाँ, और उन्होंने बुनकरों की समस्या पर भी फिल्म बनाई है, सुषमन। जी जी, सुषमन थी। ये फिल्म भी वहां पे हैदराबाद के पास एक जगह है पोचमपल्ली करके, हाँ जहाँ की ये जो कला है, जो बुनने वाली कला है, जो उसको इक्कट कहा जाता है। इक्कट जो कला है, उसमें डिजाइन जो है वो इक्कट के अलग होते हैं। वो एक स्पेशल नीटिंग होती है इक्कट की, जिससे वो मतलब एक अनोखा किस्म का प्रोसेस है, जो शायद हैदराबाद में ही है और कहीं नहीं होता। जी। तो शाह बाबू ने बुनकरों के लिए, उनके चूंकि वो इंडस्ट्री वो मतलब डाई खत्म हो रही थी, क्योंकि वो पुरातन कला है जो खत्म हो रही थी। तो उस चीज पे उन्होंने वहाँ की जो वीवर्स एसोसिएशन है, उनके लिए ये फिल्म बनाई थी, जो कमाल की फिल्म थी। ओमपुरी जी ने उसमें मेन रोल किया था। और मैंने सुना है, मैं तो खैर बाद में मिला श्याम बाबू से सुषमन के बाद, लेकिन मैंने सुना है कि ओमपुरी जी पोचमपल्ली गांव में जाके 10 दिन उन बुनकरों के साथ रहे, हाँ, और उन्होंने वो काम सीखा। ठीक मतलब है। श्याम बाबू के जो एक्टर्स होते हैं वो पूरी तैयारी करते हैं। तो खैर ओमपुरी ग्रेट एक्टर इन हिमसेल्फ। तो न केवल ओमपुरी बल्कि सभी, शबाना आजमी हो या बहुत सारे जो उनके एक्टर्स हैं, उनमें ये बात है कि सब हर चीज जो है बहुत ही सही अप्रोच जो होता है एक्टिंग का, वो बहुत ही परफेक्ट अप्रोच होता है। हर चीज को सीख के, अगर कोई रोल कर रहा है, किसी जैसे बुनकर का रोल किया उन्होंने, तो वो उन्होंने सीखा वो काम, ताकि फिल्म में कहीं ऐसा ना लगे कि ये तो सही नहीं कर रहा है। तो जी। जैसे हमने कई पुरानी फिल्मों में देखा है अक्सर कि लोग जो म्यूजिक प्ले करते हैं, गिटार कोई बजा रहा है, तो वो उसके जो उंगलियां हैं वो म्यूजिक के ऊपर नहीं चलती हैं। तो तो यही बात है, श्याम बाबू अगर कोई म्यूजिशियन है, गिटार कोई बजा रहा है, तो वो रियल गिटार वाले का, अगर उनको क्लोजअप लेना है उस गिटार का, तो वो चीट नहीं करते। मतलब वो दिखाते हैं, इतना ऑथेंटिकली वो दिखता है लोगों को कि ये तो वही, अरे यार ये तो वही बंदा है, वही कैरेक्टर है। तो उनका प्रोसेस है ये। स्क्रिप्ट्स वो पहले दे देते हैं एक्टर्स को, जो मेन एक्टर्स होते हैं, स्क्रिप्ट पहले चल जाती है, तो वो प्रिपरेशन भी, वक्त भी मिल जाता है प्रिपेयर करने का एक्टर्स को। और वो पूरी तरह से अपने मन में, फिर श्याम बाबू उनको करेक्ट करते हैं अगर वो कहीं गलत हो बीच में। तो अदरवाइज पूरी फ्रीडम होती है एक्टर को करने की। वो रोकते नहीं, उनको लगता है अगर कि नहीं ये थोड़ा सा अलग जा रहा है कैरेक्टर, या इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग हो रही है, तो फिर वो समझाते हैं कि नहीं, तुम इसको ऐसे सोचो, ऐसे हुआ है, और तुम्हें ऐसे उसको ऐसे फील करके बोलो। तो और आपको महसूस भी नहीं होता विदाउट एनी तो एक्टर भी फिर पूरा डेडिकेटेड हो जाता है उनके लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार। जी। अर्पण जी। 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 मित्रों, हम लोग आज की शुरुआत, आज सुबह की शुरुआत चरण सलूजा जी के वक्तव्य से कर रहे हैं। आज रविवार है, अवकाश है, तमाम मित्रगण अपने घरों में हैं। ऐसे में हमारी कोशिश है कि आज हम एक से अधिक कार्यक्रम उन पर कर सकें, और शाम में हमारे साथ एक और शख्सियत होंगे जो उनसे जुड़े कुछ अन्य आयामों पर अपनी बात रखेंगे। चरण सलूजा जी इन दिनों कनाडा में हैं, और कनाडा से ही आज हम सबके बीच हैं। बहुत ही आत्मीय बातचीत रही। तमाम जानकारियां और जो स्मृतियां हैं, यादें हैं, चरण सलूजा जी ने आज हमसे साझा की। अशोक मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं, जिनकी फिल्मों की चर्चा हुई। मिश्रा जी अशोक नमस्कार। मिश्र, वाह चरण भाई, अच्छी यादों का सुंदर सिलसिला आपकी जुबान से सुनकर अच्छा लगा।
धन्यवाद अशोक भाई। और हमारे साथ चंद्रकला त्रिपाठी जी, आदित्य राज और तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं। जिन मित्रों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जिन मित्रों की प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही हैं, उन सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद कि आप लोग इस संवाद से जुड़े हुए हैं। और कई हमारे ऐसे मित्रगण हैं जो इस कार्यक्रम को बाद में भी देखेंगे। चरण सलूजा जी, हम लोग इस संवाद के अंतिम पड़ाव पर हैं। उनकी फिल्मों का, उनके टीवी शोज का एक बड़ा रेंज है, एक बड़ी अवधि है। एक लंबे समय तक इतना एक्टिव फिल्म डायरेक्टर बहुत कम देखने को मिलते हैं। और इस उम्र में भी वे लगातार कार्यरत हैं। अभी ही उनकी पूरी यूनिट ढाका बांग्लादेश से आई है और एक एक साथ अलग अलग विषयों पर उनके काम है। टीवी शोज भी भारत एक खोज, यात्रा, अमरावती की कथाएं, संक्रांति, संविधान, वैसे ही फिल्मों का भी एक लंबा सिलसिला है जो अलग अलग विषयों पर आधारित उनकी फिल्में हैं। तो जाते जाते कोई कंक्लूडिंग रिमार्क आप देना चाहें अपनी ओर से, और इसके बाद हम लोग इस बातचीत को समाप्त करें। जी। बस यही चाहता हूं कि श्याम श्याम बाबू कम से कम 50 साल और जिए, जी बिल्कुल। कम से कम 20 फिल्में और बनाए। और मैं बस उनकी सेहत, उनके स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूं कि वो एक्टिव रहें। 88 ईयर्स के आज वो हो गए हैं, लेकिन लगता नहीं है कि वो, भगवान की, ऊपर वाले की कृपा है उनके ऊपर। और ये कृपा मैं चाहता हूं कि हमेशा बनी रहे और हम सबको वो अपनी कला से, अपनी फिल्मों से मनोरंजित करते रहें और सीख देते रहें। उनकी हर फिल्म में कुछ ना कुछ मैसेज होता है। तो मैं चाहता हूं कि वो और ढेर सारी फिल्में बनाए और स्वस्थ रहें एकदम से। ये मेरी कामना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चरण सलूजा जी। हम सभी लोगों की शुभकामनाएं अपने इस विराट निर्देशक के साथ है, और एक के बाद एक हम कई उनके नए कामों को भी देखेंगे। पुराने काम भी उनके उतने ही लोकप्रिय हैं और बार बार देखे जाने योग्य हैं। इस श्रृंखला बिल्कुल। के साथ हमारे ऐसे कई तमाम मित्रगण हैं जो बार बार उन फिल्मों की ओर, उन धारावाहिकों की ओर लौट रहे हैं, और उन कहानियों से गुजरना, उन दृश्यों से गुजरना, और जिस तरह के ट्रीटमेंट श्याम बाबू ने अपनी फिल्मों में और धारावाहिकों में किए हैं, उन ट्रीटमेंट से गुजरना सभी लोगों को सुखकर लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चरण सलूजा जी कि आपने समय निकाला। हमारे यहाँ तो सुबह है, मगर आपके यहाँ देर रात्रि है, और आपने यह समय निकाला। निश्चय ही श्याम बाबू के प्रति आपका आदर और उस तरह की संवेदना है जिसके कारण से आज आप हमारे साथ आए और अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का, और पुनः आपका शुक्रिया। धन्यवाद अर्पण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका धन्यवाद इसलिए है कि आपने ये जो श्रृंखला शुरू की है बनाना, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आपकी इस श्रृंखला को देखकर लोग जानेंगे कि ये एक लेजेंड जो है वो दरअसल क्या होता है। तो धन्यवाद आपकी इस श्याम बाबू के ऊपर जो आपने सीरीज बनाई, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरे श्रोताओं का शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। और मित्रों, चरण सलूजा जी श्याम बेनेगल फैंस क्लब एक पेज बनाए हुए हैं फेसबुक पर। वहां भी इन कार्यक्रमों को आप देख सकते हैं, और श्याम बाबू के बारे में कई और जानकारियां भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज आपसे और बोलनी थी कि जब मैंने सोचा, जब फेसबुक शुरू हुआ था, शायद ये 7-8 साल 10 साल पहले की बात है, तो मैंने उनको मेरे दिमाग में आया कि पेज, श्याम बाबू के ऊपर एक पेज शुरू किया जाए। तो मैंने उनके ऑफिस नहीं, मैंने उनको फोन किया। मैंने बोला, सर मैं फेसबुक पे आपका एक फैन पेज शुरू करना चाहता हूँ, तो अगर आपकी अनुमति हो, इजाजत हो तो
तो उन्होंने बोला मेरे पे पेज बनाना चाहते हो? मैंने बोला हाँ सर। तो बोले कि तुम्हें लगता है कि मेरे पे ऐसे कुछ पेज होना चाहिए? मैंने बोला बिल्कुल सर, मुझे तो लगता है। तो उन्होंने फिर बोला नहीं नहीं तुम शुरू करो। उन्होंने मुझे ईमेल करके उसको कंफर्मेशन दिया कि आप फैन पेज आप शुरू कीजिए। तो ये एक बहुत ही बड़े व्यक्तित्व की निशानी है ये, कि बड़ी चीजें एकदम सरल कर देते जी निश्चय हैं। ही। और इस श्रृंखला में जैसा कि आपने उस ओर इशारा भी किया, हमारी कोशिश भी यही है कि एक लीजेंड को हम समझें, उसके विभिन्न पक्षों को समझें, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात। और जो आपने बात कही कि लीजेंड कैसे बनता है, कितनी मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है, उम्र की परवाह नहीं करता, स्वास्थ्य की परवाह नहीं करता, जगहों की परवाह नहीं करता, किसी भेद विभेद की परवाह नहीं करता और अपना काम करता है। तो इन जनतांत्रिक मूल्यों के साथ श्याम बेनेगल जी ने जिस तरह की महत्वपूर्ण फिल्में और धारावाहिक हमें दी हैं, वे अपने आप में अद्भुत हैं। और अद्भुत हैं इन सबके फिल्मकार आदरणीय श्याम बेनेगल जी। एक बार पुनः सभी मित्रों का धन्यवाद। चरण जी शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।